हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को भूगोल का लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भूगोल की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यह जो क्वेश्चन हमने लिया है यह किसी न किसी आपके एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका भूगोल आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? सूर्य से दूरी के नाते, उपग्रह की अधिकता के नाते, कि उसकी विशालता के नाते, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि उसकी विशालता के नाते। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति जो है वह सबसे विशाल ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिया गया है कि बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है? केवल हाइड्रोजन है, केवल हीलियम है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है, कि हाइड्रोजन एवं हीलियम है? तो देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है उस पर जो है कि आपका हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बृहस्पति ग्रह की कुल कितनी उपग्रह हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बृहस्पति जो ग्रह है इसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 79 है, 59 है, 69 है, कि 67 है? तो देखिए, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यह आपका 79 है। जी हाँ दोस्तों, 79 उपग्रह जो हैं, अभी जो है कि इसमें एक दो उपग्रह बढ़ भी गए हैं। तो फिलहाल जो है कि आप एक बार गूगल पर चेक कर लीजिएगा कि अभी कितने बढ़कर हो गए हैं। फिलहाल जो पिछला डेटा है वो उसके हिसाब से 79 उपग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह के हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, शनि को कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, कि यूरेनस को कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश गंगा सदृश ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा शनि ग्रह को। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर जो है कि छल्ला जैसा बना होता है, तो इसलिए इसको हम लोग आकाश गंगा जैसा वह दिखता है, तो इसलिए इसको हम लोग आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 52 है, 62 हैं, 30 हैं, कि 82 हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा 82। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह के जो है वह 82 उपग्रह है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? आयो है, यूरोपा है, कि टाइटन है, कि कैलिस्टो है? तो देखिए, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम क्या आपका? टाइटन है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और आयो, यूरोपा, कैलिस्टो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि यह जो आयो दिया है, यूरोपा दिया है, कैलिस्टो दिया है, यह आपके जो है कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? साथी, सहचर, एवं भी दोनों, ऊपरी ग्रह? तो यहाँ पर देखिए, जो उपग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है वह आपका होता है साथी और सहचर। जी हाँ दोस्तों, साथी और सहचर होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इस ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कि निम्नलिखित में से क्या सही है? दो क्वेश्चन है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ग्रह व खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है एवं दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता है उसको ग्रह कहते हैं। कि उपग्रह व खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो क्या यह दोनों सही हैं? अ और ब सही हैं कि नहीं सही है? यही चीज़ आपको बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है
कि ग्रह व खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है एवं दूसरे ग्रह की जो है कि कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि उपग्रह व खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? 3,50,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 4,25,000 किलोमीटर की 3,25,000 किलोमीटर। तो देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है वह 38 लाख यहाँ पर 3,84,400 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, वह आपका है 3,84,400 किलोमीटर। यह जो है कि पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यह जो डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी में बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? 28 दिन 8 घंटे, 26 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे, 25 दिन 8 घंटे। तो देखिए चंद्रमा जो एक परिक्रमा पूरा करता है वह आपका 27 दिन 8 घंटे में करता है। जी हाँ दोस्तों, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा जो है कि पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएँ कहाँ स्थित हैं? मंगल एवं शनि के मध्य में स्थित है, कि मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में स्थित है, कि मंगल एवं शुक्र के मध्य में स्थित है, कि बृहस्पति एवं शनि के मध्य में स्थित है? तो देखिए शुद्ध ग्रह और जो ग्रहिकाएँ हैं वह आपका मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के मध्य जो कक्षा है उसमें जो है कि अनेक छोटे छोटे पिंड स्थित हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा साथ में करते हैं। तो इन्हें शुद्ध ग्रह या ग्रहिकाएँ भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि धूमकेतु क्या है? धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, कि शनि का परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, कि बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, कि सूर्य का परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है? तो देखिए जो धूमकेतु आपका है जो कि पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, या आपका जो है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही हो जाएगा। यह एक ऐसा छोटे आकार का खगोलीय पिंड होता है जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होता है? 67 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, 86 वर्ष बाद, कि 68 वर्ष बाद? तो देखिए हैली धूमकेतु जो है वह आपका 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही हो जाएगा। हैली धूमकेतु जो है वह 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि धारा किसे कहते हैं? ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है, या जो है कि यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर देखिए यह धारा लिखा गया है, तारा आपका है, तारा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पर यह धारा नहीं होगा, इसको काट देते हैं, यह आपका तारा है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है तारा किसे कहते हैं? ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसका लिखा है ऊष्मा हो जाएगा। तो ऐसा खगोलीय पिंड जो आपका प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको तो हम लोग तारा कहते ही हैं, और ऐसा खगोलीय पिंड जो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा उसको भी हम लोग तारा कहते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, कि क्षुद्र ग्रह है? तो देखिए अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य आपका प्रकाश भी उत्सर्जित करता है और ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका तारा हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? पुच्छल तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव तारा, कि शुक्र तारा? तो देखिए जो उत्तर दिशा में चमकता है यह आपका ध्रुव चमकता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। उत्तर दिशा में हमेशा ध्रुव तारा चमकता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी लोग कहते भी हैं देखिए ध्रुव चमक रहा है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा या गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? सूर्य एवं 8 ग्रह से, एक तारामंडल से, अनेकों तारामंडल से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आकाशगंगा का निर्माण होता है या अनेकों तारामंडल से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनेकों तारामंडल मिल करके यहाँ पर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मिल्की वे की आकृति कैसी होती है? यहाँ पर पूछा गया जो मिल्की वे होता है उसकी आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, आयताकार होती है, सर्पिलाकार होती है कि वर्गाकार होती है? तो यहाँ जो मिल्की वे की आकृति होती है वह आपका सर्पिलाकार होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रधान दिक्बिंदु किसे कहते हैं? केवल पूर्व एवं पश्चिम दिशा को, केवल उत्तर एवं दक्षिण दिशा को, केवल पूर्व एवं उत्तर दिशा को, कि पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण दिशा को? तो जो प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं या पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण दिशा को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चारों दिशाएं जो होती हैं वह मिल करके ही आपका जो है कि प्रधान दिक्बिंदु सभी दिशाओं को कहते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिक् सूचक या कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र है, मानचित्र मापक है, ए एवं बी दोनों है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो दिक् सूचक या कंपास होता है यह आपका होता है यहाँ पर आपका दिशा सूचक यंत्र भी होता है और मानचित्र मापक भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यह आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो दिक् सूचक है या कंपास है वह तो आपका दिशा बताता ही है, साथ ही में आपका जो है कि मानचित्र भी दिखाता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी को, कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी को, कि ए और बी के अनुपात को, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो मानचित्र मापक होता है वह जो है दो बिंदुओं के बीच मानचित्र पर मापी गई दूरी और साथ ही में दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के अनुपात को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लघु मापक या मापनी का प्रयोग कब किया जाता है? जब छोटे क्षेत्र को कागज पर दिखाना हो, जब पर्वतों को कागज पर दिखाना हो, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना हो, कि ए एवं बी दोनों? तो देखिए लघु मापक या मापनी का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब जो है कि बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना हो। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा बड़ा क्षेत्रफल हो उसको जो है कि हमको कागज पर दिखाना हो, तो ऐसे में हम लोग जो है कि लघु मापक का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विआधारी मानचित्र एवं एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? लघु मापक मानचित्र कहते हैं, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहते हैं, बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं, कि उपयुक्त में से सभी? तो देखिए द्विआधारी मानचित्र एवं एटलस मानचित्र की अगर हम लोग बात करें तो जो है कि लघु मापक मानचित्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को छोटे रूप में दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको लघु मापक मानचित्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्लेनीमेट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिसमें स्थलाकृत लक्षणों को प्राथमिकता दी जाती हो, जिसमें सांस्कृतिक तत्वों को प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती हो, जिसमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती हो। तो देखिए जो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होता है इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वह आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र है यह आपका सांस्कृतिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, साथ ही साथ जो है कि आर्थिक तत्वों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? भून संपत्ति मानचित्र को, नगर के प्लान को, कि स्थलाकृत मानचित्र को, कि उपयुक्त सभी को? तो देखिए जो बृहद मापनी मानचित्र है इसमें से सभी को बोलते हैं। जो स्थलाकृत मानचित्र होता है या जो है कि जो भू संपत्ति मानचित्र या नगर का जो प्लान है, नियोजन जो है, उसको जो है कि हम लोग बृहद मापनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि समोच्च रेखाएं क्या हैं। मानचित्र पर समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखाएं हैं, कि मानचित्र के समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, कि मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम समोच्च रेखाएं की बात करें तो वह आपका होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसी को हम लोग समोच्च रेखाएं कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। जियोइड है, शंक्वाकार है, बेलनाकार है कि वृत्ताकार है। तो देखिए, जो पृथ्वी की आकृति है यह आपका जियोइड है। जी हाँ दोस्तों, यह आकृति आपकी जियोइड है। जियोइड जो शब्द है वह जियोधन आईडी से मिलकर बना है, जो कि पृथ्वी और उसके त्रिविमीपीय आकृति को दिखाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 1 प्रकार की। तो देखिए, जो भौगोलिक ग्रिड होता है इसमें आपका जो है वह 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, भौगोलिक ग्रिड में आपकी 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। तो विषुवत वृत्त की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों को मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि दोनों ध्रुव के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले मिलाने वाली वास्तविक रेखा को, कि उपयुक्त सभी को। तो देखिए, जो अक्षांश रेखा होती है वह भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम लोग जो है कि अक्षांश रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके भूगोल से थे, और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है कि अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कि इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, भूगोल से रिलेटेड हम जो है कि कुछ वीडियो और लाएंगे जिसमें कि जो अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जो कि जैसे आपका जो विश्व का भूगोल हो गया या जो है कि किसी राज्य का भूगोल हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको भी कवर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।